हेलो गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुप्ता एंड गुप्ता बुक का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इससे पहले हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 11, इन द नेटवर्क शोन इन फिगर द concurrent एंड preceding एक्टिविटीज़ करस्पॉन्डिंग टू एक्टिविटी 2-4 आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर आपको एक्टिविटी 2-4 के करस्पॉन्डिंग बताना है कि प्रिसाइडिंग और कंकरेंट एक्टिविटी कौन सी होगी 2-4 के करस्पॉन्डिंग। तो हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था, यहाँ भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पैरेलल और सीरीज एक्टिविटी क्या होती है और डमी का मतलब क्या होगा। यहाँ पर 3 से 7 जो एक्टिविटी गिवन है ये डमी है। डमी इज़ अ टाइप ऑफ ऑपरेशन इन द नेटवर्क विच नाइदर रिक्वायर्स एनी टाइम नॉर एनी रिसोर्सेज। मतलब उस नेटवर्क में डमी का सिर्फ रोल क्या होता है, उस नेटवर्क को कंप्लीट करना। उस एक्टिविटी में न तो टाइम लगता है और न ही उसमें कोई रिसोर्स लगेगा। पैरेलल और सीरीज हम समझ लेते हैं। पैरेलल या उसको कंकरेंट एक्टिविटी भी कहा जाता है। दोज एक्टिविटीज़ विच कैन बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली एंड इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। मतलब दो एक्टिविटी है, दो से ज़्यादा भी हो सकती है, जो किसी एक नोड से स्टार्ट होती है, तो इनको हम क्या कहेंगे, पैरेलल एक्टिविटी कहेंगे। जो एक्टिविटी एक नोड से स्टार्ट होती है, एक इवेंट से स्टार्ट होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ए और बी दो एक्टिविटी है, दोनों नोड नंबर 12 से स्टार्ट हो रही है, तो इन दोनों को हम कहेंगे पैरेलल एक्टिविटी। और ये दोनों इंडिपेंडेंट होगी, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होगी, एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी। नेक्स्ट हम देखते हैं सीरियल एक्टिविटीज़, दोज विच आर टू बी परफॉर्म्ड वन आफ्टर द अदर इन सक्सेशन। दिस एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। सीरियल एक्टिविटीज़ या सीरीज एक्टिविटी का मतलब होता है एक नोड यहाँ पर गिवन है, इस नोड से पहले एक एक्टिविटी है और इस नोड के बाद में एक एक्टिविटी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्टिविटी क्यू कब स्टार्ट होगी, जब एक्टिविटी पी कंप्लीट होगी। इसका मतलब क्या है, एक्टिविटी क्यू पी पर डिपेंड है, पी पर डिपेंडेंट है ये। जब पी कंप्लीट होगी तभी हम क्यू एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। और इन दोनों को यदि हम कंपेयर करते हैं तो पी को कहेंगे प्रीसीडिंग एक्टिविटी और क्यू को कहा जाता है सक्सीडिंग एक्टिविटी। यदि इससे पहले कोई एक्टिविटी है, मान लो यहाँ पर एक नोड है, इस नोड से पहले वाली जो एक्टिविटी होगी, मान लो इसका नाम क्या है एन, एम, एक्टिविटी एम है। यदि हम एम और पी को कंपेयर करेंगे तो एम होगी प्रीसीडिंग एक्टिविटी और पी होगी सक्सीडिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन में आपको पूछा है एक्टिविटी 2-4, तो एक्टिविटी 2-4 कहाँ पर है, ये एक्टिविटी 2-4 है। इसके करस्पॉन्डिंग आपको बताना है, पहले आपको बताना है कि कंकरेंट कौन सी होगी, मतलब इसके पैरेलल कौन सी होगी। तो 2-4 कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक्टिविटी 2 से। तो आपको देखना है कि 2 नोड से नोड नंबर 2 या इवेंट नंबर 2 से कौन कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, 2-4, 2-3। तो ये दोनों क्या होगी, कंकरेंट एक्टिविटी होगी। और नेक्स्ट आपको बताना है कि 2-4 के पहले कौन सी एक्टिविटी है, प्रीसीडिंग एक्टिविटी कौन सी है। तो 2-4 के पहले 1-2, तो आंसर क्या होगा 2-3 एंड 1-2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन एक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है, एक्टिविटी एनी टास्क आर वर्क विच कंज्यूम रिसोर्सेज एंड टाइम। कोई वर्क या कोई टास्क हो जिसको कि करने में रिसोर्स लगे और टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूम होता है, उसको हम एक्टिविटी कहते हैं। और इवेंट का मतलब होता है द मूवमेंट एट विच एन एक्टिविटी स्टार्ट्स आर फिनिश। ये सिर्फ स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट बताता है इवेंट, इसको हम टेल इवेंट कहेंगे। और ये होता है हेड इवेंट। हेड इवेंट का मतलब जहाँ पर एक्टिविटी फिनिश होती है वो हेड इवेंट होगा, जहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट होती है वो टेल इवेंट होगा। हेड इवेंट को फॉलोइंग इवेंट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा ये, फॉलोइंग इवेंट कहा जाता है हेड इवेंट को। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको डज नॉट रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी,
मतलब एक्टिविटी कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगा? ऑप्शन डी, द इन्विटेशन आर बीइंग सेंट, इन्विटेशन आर बीइंग सेंट, इन्विटेशन सेंड हो रहा है। ऑफिस एरिया इज़ क्लीन्ड, ठीक है, ऑफिस जो एरिया है वो क्लीन किया जा रहा है। फाउंडेशन इज़ बीइंग डग, फाउंडेशन की खुदाई हो रही है। मतलब ये सारे जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इन सारों में क्या है, तीनों ऑप्शन में काम चल रहा है, जो वर्क है वो चल रहा है और उसमें टाइम और रिसोर्स लगेगा। इसका मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीनों एक्टिविटी है। और आपको पूछा है कि एक्टिविटी कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन ए, साइट लोकेटेड, ये क्या होगा, इवेंट होगा, ये एक्टिविटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज, ऑप्शन ए ग्रेटर देन अर्लीस्ट इवेंट टाइम ऑफ द फॉलोइंग नोड, ऑप्शन बी लेस देन, ऑप्शन सी लेस देन आर इक्वल टू, और ऑप्शन डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू अर्लीस्ट इवेंट टाइम ऑफ द फॉलोइंग नोड। तो इसका आंसर मैंने यहीं पर लिख दिया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इस टाइप का एक और क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं, अर्लीस्ट फिनिश क्या होता है और अर्लीस्ट इवेंट। तो जो यहाँ पर अर्लीस्ट होगा उसको हम समझ लेते हैं, और जो लेटेस्ट होगा उसको जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। अर्लीस्ट इवेंट टाइम क्या होगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा, और अर्लीस्ट फिनिश टाइम, इन तीनों टाइम को हम समझते हैं। अर्लीस्ट इवेंट टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है टी ई से, इज़ द अर्लीस्ट टाइम एट विच एन इवेंट कैन अकर। तो ये अर्लीस्ट टाइम होता है जब कोई इवेंट अकर होगा, इसको रिप्रेजेंट टी ई से किया जाता है। और टी ई और जे का मतलब क्या हो जाएगा, जे का मतलब होगा यदि कोई एक एक्टिविटी है, ये नोड आई और नोड जे, एक्टिविटी ए, तो इस एक्टिविटी की हम बात करते हैं, टी ई जे का मतलब होगा इस नोड की बात हो रही है, इस इवेंट की बात हो रही है, इसके लिए टी ई जे ये कितना होगा, टी ई आई, टी ई आई का मतलब क्या होगा, इस नोड की बात हो रही है, नोड आई, टी ई आई और ये टी ई जे, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, टी ई आई प्लस इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन, तो वो क्या होगा, टी ई जे। टी ई जे का मतलब होगा फॉलोइंग नोड का अर्लीस्ट इवेंट टाइम, वो किसके बराबर होता है, अर्लीस्ट इवेंट टाइम नोड आई का प्लस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। एक प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ये लेटेस्ट वाले लास्ट में समझेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ई एस टी, इट इज़ डिफाइंड एज द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम एट विच एन एक्टिविटी कैन स्टार्ट। अर्लीस्ट टाइम आपको जो भी एक्टिविटी में, जो एक्टिविटी करने में कम से कम टाइम लगता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। एक इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं हम। यदि कोई एक्टिविटी ए है, उस एक्टिविटी को करने में 3 दिन लगते हैं, ठीक है, और आपको प्रोवाइड जो टाइम है वो कितना है, 7 डेज, आपको 7 दिन दिए गए हैं, लेकिन उस एक्टिविटी को करने में 3 दिन लगते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी इस एक्टिविटी को कब स्टार्ट कर दोगे, 0 दिन, मतलब 0 डेज से आप स्टार्ट कर सकते हो, और कंप्लीट कब हो जाएगी, 3 डेज में। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 है, और अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होगा, 3 डेज। अर्लीस्ट फिनिश टाइम, इट इज़ द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम एट विच एन एक्टिविटी कैन फिनिश। और अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्टिविटी। और यहाँ पर फॉर्मूले में आप लिखना चाहोगे तो टी ई आई प्लस टी आई जे। टी आई जे का मतलब होगा आई से जे नोड वाली जो एक्टिविटी है उसका ड्यूरेशन। एक प्रॉब्लम से हम समझते हैं यहाँ पर, ये लेटेस्ट स्टार्ट टाइम बाद में देखेंगे हम क्या होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, एक्टिविटी ए बी सी डी और ई, नोड नंबर 1 2 3 4 5। इसमें यदि हम निकालते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं अर्लीस्ट इवेंट टाइम। यदि इवेंट 1 की बात करते हैं
उसके लिए अर्लीस्ट इवेंट टाइम 0 होगा। 2 की बात करते हैं तो 2 के लिए कितना होगा अर्लीस्ट इवेंट टाइम, जो हमने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूले में क्या है, टी ई कितना होता है, टी ई आई प्लस स्मॉल टी आई जे। इसका मतलब क्या होगा कि सेकेंड नोड के लिए हम निकालेंगे अर्लीस्ट इवेंट टाइम, तो वो होता है 0 प्लस ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। 0 प्लस 18 तो कितना होगा, ये 18 होगा। ठीक है, लास्ट तक हम आएंगे, 5th नोट तक, तो आपको क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट होंगे। फर्स्ट और सेकंड नोट के लिए हमने निकाल लिया। थर्ड नोट के लिए देखते हैं। थर्ड नोट के लिए अर्लीस्ट इवेंट टाइम क्या होगा, उससे पहले वाले नोट का जो भी अर्लीस्ट इवेंट टाइम है 18 प्लस उस एक्टिविटी का ड्यूरेशन, 18 प्लस 8 कितना होगा 26। अब फोर्थ नोट की हम बात करते हैं। फोर्थ नोट पर अर्लीस्ट इवेंट टाइम दो तरीके से निकलेगा, एक 3-4 एक्टिविटी और एक 2-4। दोनों से हम देख लेते कितना होगा। 3-4 से यदि हम निकालेंगे तो कितना होगा 26 3 नोट का इवेंट टाइम था, प्लस ड्यूरेशन एक्टिविटी का कितना 14 डेज, इसको ऐड करोगे तो कितना होगा 40। 2-4 की बात करते हैं तो 2 का कितना 18 प्लस 12, तो ये कितना होगा 30। 4 इवेंट की बात करते हैं, इवेंट 4, इसका अर्लीस्ट इवेंट टाइम कितना है 40 और 30। अब इसमें से हमें क्या लेना है, तो फॉर्मूले में आप देख सकते हो, ये पहले वाला फॉर्मूला तो आपको सिंगल एक्टिविटी के लिए है, लेकिन कनकरेंट या पैरेलल एक्टिविटी होगी तो उस केस में हमें क्या करना होगा, वहाँ पर जो भी मैक्सिमम होगा वो हम लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम होगा दोनों में से वो हम कंसिडर करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर टी ई कितना आएगा 40। 4 से 5th की बात करते हैं तो 40 प्लस 14 54। यहाँ पर जो कंप्लीशन टाइम दिया है प्रोजेक्ट एक्टिविटी 1 से इवेंट 1 से इवेंट 5 तक हम जब आएंगे सारे एक्टिविटी करने के बाद, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा 54 डेज। अब यहाँ पर जो शेड्यूल दिया है वो आपको गिवन नहीं है टाइम कितना होगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि लेट से लेट भी हमें जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है वो कितने दिन में करना है 54 में। ठीक है, कितने दिन में करना है 54 में। और ये टी एल हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अभी आपको टी ई समझ में आया होगा। अब हम टी ई और अर्लीस्ट फिनिश टाइम इन दोनों में रिलेशन देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अर्लीस्ट फिनिश टाइम टी ई आई प्लस टी आई जे, ये फॉर्मूला है। और अर्लीस्ट इवेंट टाइम टी ई आई किसके बराबर होगा, टी ई प्लस टी आई जे। यहाँ पर ये टी ई, यहाँ पर आई होगा ऊपर, ठीक, इसमें लिखा हुआ नहीं, आई अप कर लो, टी ई आई। हम निकालते हैं अर्लीस्ट फिनिश टाइम कंसिडर एक्टिविटी 2-4, सिर्फ 2-4 के लिए हम निकालेंगे, जिससे कि हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 2-4 के लिए हम डिस्कस करेंगे। 2-4 में क्या होगा, 2-4 की बात करेंगे तो टी ई आई, तो टी ई आई 2 नोट के लिए कितना है 18 और प्लस ड्यूरेशन उस एक्टिविटी का कितना 2 से 4 12, तो 18 प्लस 12 कितना होगा 30। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अर्लीस्ट फिनिश टाइम एक्टिविटी 2-4 का 30 डेज है और अर्लीस्ट इवेंट टाइम नोड 4 का कितना है 40 डेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, टी ई जे, ये यहाँ पर जे क्या होगा हमारा 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ये रिलेशन यहाँ से होगा। इक्वल टू किस केस में होगा, आप 1-2 में देख सकते हो, 1-2 में क्या होगा इक्वल टू होगा। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज, तो जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम होता है वो ऑलवेज क्या होगा, लेस देन होगा या इक्वल टू होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इसका कॉन्सेप्ट यदि आपको नहीं समझ में आया है तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि अर्लीस्ट फिनिश टाइम है, मतलब किसी एक्टिविटी को जल्द से जल्द फिनिश करना है तो वो टाइम तो कम होगा हमेशा। यदि किसी एक्टिविटी को आपने जल्द से जल्द फिनिश कर दिया, इसका मतलब कम से कम टाइम में आपने फिनिश किया है, तो वो टाइम
कम होगा, किससे कम होगा, जो भी ऑप्शन यहाँ पर आपको गिवन है कम होगा या बराबर होगा, तो लेस देन आर इक्वल टू ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हम लेटेस्ट वाला समझेंगे, एक जो क्वेश्चन आएगा उसमें सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज़ द अर्ली इवेंट टाइम ऑफ द नोड इट लीव्स। तो सारे ऑप्शन मैंने सेकेंड स्लाइड में भी यहाँ पर अटैच किए, यहाँ पर हम समझ लेते हैं। पहले ऑप्शन में क्या दिया है, अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज अर्लियर इवेंट टाइम ऑफ द नोड इट लीव्स। इसका मतलब क्या होगा, नोड इट लीव्स एक एक्टिविटी है आई और जे। तो आई एक्टिविटी, जो आई नोड है, एक्टिविटी नहीं, ये क्या होगा, नोड होगा। आई और जे क्या है, नोड है। अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी, ये एक्टिविटी ए है, तो इसका जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा वो किसके बराबर होगा, टी ई आई के बराबर। ये आपको ऑप्शन ए में कहा गया है। नोड इट लीव्स मतलब जहाँ से एक्टिविटी लीव हो रही है, जहाँ से एक्टिविटी निकल रही है, मतलब आई से निकलेगी तो उस नोड का अर्लीस्ट इवेंट टाइम और ई एस टी ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। सेकेंड स्टेटमेंट, लेटेस्ट फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी इज द लेट इवेंट टाइम ऑफ द नोड इट एंटर्स। नोड आई, नोड जे, एक्टिविटी ए। तो लेटेस्ट फिनिश, यदि हम इस एक्टिविटी की लेटेस्ट फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी की बात करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, इस नोड का, मतलब जहाँ पर एक्टिविटी जिस नोड में एंटर हो रही है, तो एंटर कहाँ पर हो रही है, जे पर, और निकल कहाँ से रही, आई से। जहाँ पर एंटर होगी उसका लेटेस्ट इवेंट टाइम टी एल जे नोड होगा, तो वो दोनों बराबर होंगे, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट होगा। और थर्ड स्टेटमेंट आपको गिवन है, लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज इट्स लिस्ट लेटेस्ट फिनिश माइनस इट्स ड्यूरेशन। तो ये फॉर्मूला भी करेक्ट होगा, सी ऑप्शन फॉर्मूला देख सकते हो। लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी क्या होता है, लेटेस्ट फिनिश माइनस ड्यूरेशन, उस एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन होगा टी आई जे। नहीं समझ में आ रहा तो ये वीडियो को आप 2 बार देख सकते हो, तो आपको क्लियर हो जाएंगे डाउट। क्वेश्चन नंबर 14, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें, ए बी सी, तो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हम सारे कॉन्सेप्ट कवर करके चल रहे हैं कि आपको इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, इन द नेटवर्क शोन इन फिगर 7.4 द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी 5-6 के लिए आपको बताना है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा एक्टिविटी 5-6 का। द नंबर ऑन द एरो शो ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी, ये नंबर जो दिए गए हैं ये ड्यूरेशन है एक्टिविटी के, मतलब एक्टिविटी यदि 3-5 की बात करते हैं तो 4 दिन में कंप्लीट होगी, एक्टिविटी 4-5 5 दिन लगेंगे उसको कंप्लीट होने में। एक्टिविटी 5-6 की बात करते हैं तो 5-6 कब स्टार्ट होगी, जब 4-5 और 3-5 कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, इसको देखते हैं यहाँ पर हम किस टाइप से करेंगे। ई एस टी अर्लीस्ट इवेंट टाइम एट इट्स टेल, टी ई आई के बराबर होगा, टी ई आई और ई एस टी बराबर होगा यहाँ पर। इफ़ द एक्टिविटी इज डिनोटेड बाई आई जे, एक एक्टिविटी डिनोट है आई जे से, एंड इफ़ द अर्लीस्ट इवेंट टाइम एट इट्स टेल इज टी ई आई। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, टी ई निकालेंगे, जितने भी नोड गिवन है उसका अर्लीस्ट इवेंट टाइम हम निकालेंगे। यदि इस नोड की बात करते तो यहाँ पर 0 होगा, नोड 2 पे कितना होगा, 0 + 1 1, नोड 3 पे 0 + 4 4, 4 पे यदि हम निकालेंगे तो 4 पे 2 टाइम होंगे, एक 1 + 1 2, और 4 + 0 3 से 4 जो डमी एक्टिविटी है उसमें टाइम 0 लगेगा, टाइम नहीं होगा यहाँ पर, तो 4। तो इन दोनों में से हमें क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है, तो मैंने 2 को यहाँ पर कैंसिल किया है, तो क्या होगा यहाँ पर 4 के लिए अर्लीस्ट इवेंट टाइम कितना होगा 4 से 5 की हम बात करते तो 5 पर 2 तरीके से आ सकते हैं, 5 नोट पर 4 5 3 5, तो इसमें भी हम देखेंगे मैक्सिमम क्या होगा, 4 + 5 9 होगा, 4 + 4 8, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 9। और लास्ट में आप देखोगे तो यहाँ भी 2 तरीके से आ सकते हैं, नोड 6 पर
4 से आ सकते हैं और 5 से। 4 से आएंगे तो कितना होगा, 4 + 4 8, 9 + 3 12। अब देख लेते क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है। क्वेश्चन में आपको पूछा है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एक्टिविटी 5-6, तो 5-6 का क्या होगा, 9 डेज। क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यदि आपको यहाँ पर शेड्यूल टाइम नहीं दिया हुआ है तो उस केस में अर्लीस्ट इवेंट टाइम और लेटेस्ट इवेंट टाइम दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ से यदि हम TL निकालेंगे तो लास्ट में हम कितना एज्यूम कर लेंगे, 12। और यदि बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे तो TL भी यहाँ पर 4 के लिए कितना होगा, 4 होगा। TL 5 के लिए कितना होगा, 9, 3 के लिए 4, तो TL भी सेम होगा और TE दोनों सेम होंगे यदि आपको शेड्यूल जो है इसका कंप्लीशन टाइम अगर गिवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ प्रीसीडिंग नोड। प्रीसीडिंग नोड आपको पता ही, मैं समझा चुका हूँ प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग नोड क्या होगा। जहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट होती है जिस नोड से, उसको हम प्रीसीडिंग नोड कहेंगे, जहाँ पर फिनिश होती है वो सक्सीडिंग नोड कहलाता है। इसमें हम समझते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम। लेटेस्ट फिनिश टाइम इट इज़ कैलकुलेटेड बाय मूविंग फ्रॉम लास्ट इवेंट टू द फर्स्ट इवेंट ऑफ द नेटवर्क डायग्राम। मतलब लास्ट इवेंट से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं और लेटेस्ट फिनिश टाइम हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला आप देख सकते हो, लेटेस्ट फिनिश टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, लेटेस्ट इवेंट टाइम एट दी हेड ऑफ एक्टिविटी एरो। यदि ये एक्टिविटी 4-5 की बात करते हैं तो 4-5 में हेड कौन सा होगा, 5, और टेल होगा 4। 4-5 में लेटेस्ट फिनिश टाइम किसके बराबर होता है, जो इस एक्टिविटी का हेड का लेटेस्ट इवेंट टाइम होगा, और लेटेस्ट इवेंट टाइम कितना होगा, 54। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको चलना है यदि आपको लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकालना है। एक्टिविटी 4-5 की यदि हम बात करते हैं, 4-5 में लेटेस्ट फिनिश टाइम 54 है, और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम के लिए हम क्या करेंगे, उस 54 को माइनस कर देंगे। किससे माइनस करेंगे, जो उस एक्टिविटी का ड्यूरेशन है, 14 से माइनस करेंगे। अब यहाँ पर हम समझते हैं एक्टिविटी 2-4। कंसिडर एक्टिविटी 2-4। एक्टिविटी 2-4 के लिए लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कितना होगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना होगा, ये हम दोनों देख लेते हैं। यहाँ पर लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एक्टिविटी 2-4, तो फॉर्मूला यहाँ पर आप देख सकते हो TLJ माइनस स्मॉल TIJ, मतलब 2-4 एक्टिविटी का ड्यूरेशन। यहाँ पर फॉर्मूला TLJ कितना होगा, J का मतलब 4 नोट की बात हो रही है और वो कितना है, 40 है, माइनस ड्यूरेशन कितना है 2-4 एक्टिविटी का 12, तो कितना आएगा 28। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी। लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी TST, ये और आपको कंपेयर करना है लेटेस्ट इवेंट टाइम। लेटेस्ट इवेंट टाइम, ठीक है, तो लेटेस्ट इवेंट टाइम यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहले दिया हुआ था लेटेस्ट इवेंट टाइम क्या है, लेटेस्ट इवेंट टाइम TL is the latest time by which an event must occur to keep the project on schedule, और इसका फॉर्मूला होगा TLJ माइनस स्मॉल TIJ, और ये मिनिमम होगा। यहाँ पर हमने मैक्सिमम लिया था, यहाँ पर मिनिमम होगा। और इन दोनों को यदि आप कंपेयर करोगे, LST और TL को कंपेयर करोगे, ठीक है, और प्रीसीडिंग नोट की बात हो रही तो I होगा TLI, तो इनको कंपेयर करोगे तो क्या होगा, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम किसी भी एक्टिविटी का ग्रेटर देन होगा 16 का, क्या होगा यहाँ पर आंसर, ऑप्शन A करेक्ट होगा। क्या होगा वो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। या इस तरीके से भी समझ सकते हो जैसे उस क्वेश्चन को आपने समझा था, लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को हम लेट से लेट यदि स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो वो जो टाइम होगा वो ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा किससे, लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ
preceding node. Question number 16 option A is correct. Question number 17. In the network shown in figure 7.4, the latest start time of an activity 4-5 is. 4-5 एक्टिविटी के लिए लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा, मतलब लेट से लेट हम 4-5 एक्टिविटी को कब स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको शेड्यूल का कंप्लीशन टाइम नहीं दिया गया है, इसलिए हम क्या एज्यूम करके चलेंगे, जो अर्लीस्ट टाइम यहाँ पर था, अर्लीस्ट इवेंट टाइम TE लास्ट नोड का, उसको ही हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट को एक इवेंट 1 से इवेंट 6 की बात करते हैं, तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 12 डेज लगते हैं, 12 दिन लगेंगे, ये हमने एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो कम से कम भी 12 दिन लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा भी 12 दिन लगेंगे। तो उस केस में क्या होगा, TE और TL ये दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। अब आपको यहाँ पर किसके लिए पूछा है, एक्टिविटी 4-5 के लिए आपको पूछा है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, TLJ माइनस TIJ। तो एक्टिविटी 4-5 में यदि हम देखेंगे TLJ, J का मतलब 5 होगा यहाँ पर, TL5, 5 का मतलब यहाँ पर 5 नोड है, उसके लिए कितना है, TL या TE दोनों बराबर होंगे। ठीक है, TL और TE बराबर होंगे, तो 9 और उस एक्टिविटी का ड्यूरेशन है 5, 9 माइनस 5 कितना होगा, 4। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन B इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18. In the network shown in figure, the activity 6-8 can be started only when. 6-8 हम कब स्टार्ट करेंगे, एक्टिविटी 6-8 जब इससे पहले वाली जो एक्टिविटी है, प्रीसेडिंग एक्टिविटी, वो कंप्लीट हो जाए। तो इससे पहले वाली एक्टिविटी कौन सी है, 4-6 और 3-6। तो जब 4-6 और 3-6 कंप्लीट होगी तभी हम 6-8 को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट 4-6 इज कंप्लीटेड, 4-6 इज कंप्लीटेड। ऑप्शन बी एक्टिविटी 3-5 इज कंप्लीटेड, 3-5 का तो कोई रिलेशन नहीं है 6-8 से। एक्टिविटी 2-3 इज कंप्लीटेड, और लास्ट ऑप्शन है बोथ एक्टिविटीज़ 2-3 एंड 4-6 आर कंप्लीटेड। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। जब एक्टिविटी 2-3 कंप्लीट होगी, और इसमें तो कोई टाइम नहीं लगेगा, डमी एक्टिविटी है, 2-3 एक्टिविटी कंप्लीट होगी और एक्टिविटी 2-4 उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं, 2-4 नहीं, एक्टिविटी 4-6 और 2-3 ये जब कंप्लीट होगी, एक्टिविटी 2-3 और एक्टिविटी 4-6 जब कंप्लीट होगी, उसके बाद हम 6-8 को स्टार्ट कर सकते हैं। 3-6 तो डमी एक्टिविटी, इसमें टाइम नहीं लगेगा और ना ही इसमें रिसोर्स लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर डी इज करेक्ट। Question number 19. If the optimistic time, most likely time and pessimistic time for activity A are 4, 6 and 8 respectively, and for activity B are 5, 5.5 and 9 respectively, then expected time of activity A और B आपको कंपेयर करना है। तो पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक टाइम का मतलब क्या होता है। एक्टिविटी ए है, उसको ऑप्टिमिस्टिक टाइम उसका कितना होगा, 4 डेज होगा। मतलब उसको हम, यदि फेवरेबल कंडीशन है, सारी कंडीशन फेवरेबल है, तो उस कंडीशन में उसको हम 4 दिन में एक्टिविटी को कंप्लीट कर देंगे। मोस्ट लाइकली टाइम 6 डे है एक्टिविटी ए का, इसका मतलब है यदि नॉर्मल कंडीशन होगी तो हम एक्टिविटी ए को 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे। और पेसिमिस्टिक टाइम 8 दिन यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब होगा कि जो एक्टिविटी ए है उसको अनफेवरेबल कंडीशन में कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम लगेगा, 8 डेज। इसी प्रकार से एक्टिविटी बी में 5, 5.5 और 9 गिवन है। एक्सपेक्टेड टाइप को हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयर करना है, तो दोनों एक्टिविटी ए और बी के लिए हम क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे। एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला होता है T0 या T0, ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, T0 प्लस 4TL प्लस TP डिवाइडेड बाई 6। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे, एक्सपेक्टेड टाइम ए के लिए निकालेंगे और बी एक्टिविटी के लिए निकालेंगे। दोनों के लिए कितना आ रहा, 6 कैलकुलेट करोगे आप कितना आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब क्या होगा,
expected time of both activities A and B are same. Question number 19 option C is correct. Question number 20. If an activity has its optimistic, most likely and pessimistic times as 2, 3 and 7 respectively, then its expected time and variance are respectively. तो एक्सपेक्टेड टाइम का तो फॉर्मूला हम देख चुके पहले ही. स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, इनका भी फॉर्मूला हम देख लेते हैं. यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 3.5. स्टैंडर्ड डेविएशन टी पी माइनस टी जीरो टी पी माइनस टी ओ डिवाइडेड बाई 6, तो ये कितना होगा 5/6. और वेरिएंस सिग्मा का हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, और 25/36. ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर लेना, फॉर्मूला याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन सी इज करेक्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.